लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफ 8 लेक्चर 19 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपका टेस्ट 1 का रिजल्ट मेरे पास आया। लास्ट वीक में होता ना टेस्ट 1। हाँ जी, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हमारी क्लास में जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो है 120 और जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है वो है 46। 38% है सिर्फ। कोई बात नहीं, मटीरियल भाई 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया, तो सीधा सीधा परवेसिव हो गया। मटीरियल से भी ऊपर की बात है, परवेसिव हो गया। ये 62% स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया। एडिशनल प्रोसीजर क्या लगाएंगे अब आप घर जाके? जितना मर्जी अल्टरनेटिव टेस्ट देने का कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है। जो आपकी चेकिंग आपकी ड्राफ्टिंग टेस्ट के जरिए से इवैल्यूएट हो सकती है, खुद आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कुछ भी आप करेंगे खुद ही इवैल्यूएशन करेंगे ना, तो खुद बंदा थोड़ी सेल्फ इवैल्यूएशन सही करता है। चले बहरहाल, वैसे 38% स्टूडेंट्स ने दिया टेस्ट। पास भी इतने को ही होते हैं, हाँ? नहीं इतने को नहीं होते, ज्यादा होते हैं क्या? इतने बल्कि ये भी हाई परसेंटेज है। सम टाइम तो 15% तक भी रिजल्ट आया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, इसमें जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है ना, ज्यादातर स्टूडेंट पास हैं। 46 में से 43 स्टूडेंट्स पास है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि पहला चैप्टर जाहिर एक तो सिलेबस कम था और दूसरा केस स्टडीज भी नहीं है। ये चैप्टर 1 2 3 आज के टेस्ट में भी ये होगा। हालांकि वैसे आज मैंने क्वेश्चन को 1-2 ऐसे रखे हैं जो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग साबित होंगे, लेकिन चूंकि 1 2 3 में ज्यादा केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, तो उसमें नॉर्मल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है। चैप्टर 4 ऑडिट बोर्ड वाले टेस्ट से सही वैल्यूएशन होगी आपकी। लेकिन अभी भी बहरहाल इसका मतलब यह है कि आप साथ जो पास है स्टूडेंट, इसका मतलब है चल रहे हैं साथ, अच्छी बात है। हाँ, एप्रिसिएशन के लिए टॉपर्स की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। टॉप 10 स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 2 1 3 9। अच्छा, पहली तीनों पोजीशन पे मार्क्स पूरे हैं। हाँ जी, तो जो पहले 3 स्टूडेंट्स हैं तीनों की फर्स्ट पोजीशन ही समझ लें। 1 2 1 3 9 अली अहमद शाबाश। अली अहमद भाई को प्राइज दीजिए। किधर अली अहमद भाई, जरा शक्ल दिखाएं। शाबाश। सेकंड एम रमजान अली भट्ट 14783 शाबाश। एविडेंस चेक कर लेना टेस्ट इसका, और इसके ऊपर ना टेस्ट के ऊपर ये टिक भी मार देना, ये साथ वाले को ये ना कि ये सर इसको भी नाम दे। थर्ड 14578 नुमान हकीम शाबाश। हाकिम नुमान हाकिम। 19797 अब्दुल्ला अजमल नहीं है? किधर है भाई अब्दुल्ला अजमल? भाई सोच के क्यों बताया? अच्छा, इसका टेस्ट चेक करिए, नाम भी चेक कर। अब शाबाश। फिर इसके बाद है 16871 शाबाश। ये ले भाई, ये डिस्ट्रीब्यूट करते सारे ना दे देना, डिस्ट्रीब्यूट 20340 शाजिल फरहान दीजिए इनको भी प्राइस। किधर शाजिल फरहान भाई, शक्ल दिखा जरा। शाबाश। 15655 अदील आजम शाबाश। ये 8 पोजीशन पे है 13078 अनस उस्मान शाबाश। अनस उस्मान को भी दे। कुछ छुट्टी नहीं की किसी ने, सारे प्रेजेंट है। 18125 ये शायद हाँ 18125। फिर आपने भी सोच के बताया। एविडेंस चेक करो, एविडेंस चेक। 17984 हाँ ठीक है 17984 कोई नहीं है। गुड। अच्छा, 10वीं पोजीशन पे 3 स्टूडेंट हैं।
हाँ जी 12004 एम आबिद। अच्छा टॉप नहीं टॉप 10 नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हाँ। पास होना शर्त है, पास होना शर्त है। 12004 एम आबिद नहीं है। 18290 एम अहमद बुखारी। ये भाई को भी दीजिए। हाँ जी अब चूंकि वो 2 स्टूडेंट छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह पे हम मजीद आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्राइज दे देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। 13th पोजीशन 13वीं पोजीशन में 14699 शाबाश उनको दीजिए। और 14th पोजीशन में 15965 उमर बिलाल को दीजिए शाबाश। चलिए ये थे हमारे टेस्ट 1 के टॉपर, शाबाश भाई ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अब वापस चले, अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 में ऑडिट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि हम तसल्ली से इन एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कल हमने 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्कस किए थे? टाइटल, एड्रेसिव, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। और मैंने आपको 2 असाइनमेंट कही थी। कितने स्टूडेंट्स ने लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं? पढ़ गए। अच्छा यहीं से अंदाजा लगा ले स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं। क्लब के मर गया कल के सबसे अहम है, सबसे ऐसे ही कहा था ना, नहीं पढ़ के है दोबारा से। और टेस्ट एक दिन में तैयार थोड़ी करना होता है। पेपर की तैयारी आखिरी दिन होती है। यस सर आखिरी दिन नहीं होती, पता नहीं कहां से गलत कंसेप्ट। वो सारे सेशन में थोड़ी थोड़ी कर। इसी तरह आपको पता है ना टेस्ट अगले हफ्ते टेस्ट होना है, पता है ना, तैयारी क्यों नहीं करते? मरना है पता है ना, पता है मरना है तो तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? जो तैयारी आपको पता है टेस्ट हर हफ्ते होना है, और ये भी पता है आपको कि पढ़ाया क्या इस हफ्ते में, उसी में से टेस्ट होना है ना। जो नहीं पढ़ाया उसमें से थोड़ी पूछूंगा। तो जब आपको पता है टेस्ट होना है तो साथ साथ तैयारी करनी हो, आखिरी दिन थोड़ी तैयारी करनी होती है। इंशाल्लाह मंडे से। हाँ और दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन की ड्राफ्टिंग। 1 मिनट है, 1 2 3 4 5 500 रुपया इनाम दूंगा उस स्टूडेंट को जो मुझे बेसिस ऑफ ओपिनियन का पैराग्राफ सुना देगा। शाबाश। बस एक स्टूडेंट, 2 3 4 बस चले। जी सुनाइए, जी सुनिए जरा। We conducted our audit in accordance with international standards on accounting. वो खुदा का होगा वो ऑडिटिंग। हाँ 100 रुपया कम हो गया। भाई काउंटिंग वाला काम है मैनेजमेंट ने करना है। हमने अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनानी है। अच्छा भाई मैं पैराग्राफ चेंज कर दूंगा। अब मैं हो सकता है आपसे ओपिनियन पूछ लूं क्योंकि अभी आप रट्टे लगा रहे हैं ना, तो हाँ अब वो स्वैप कर दूंगा। जी ठीक है। We follow with the independency of Board of Ethics in accordance with the international ethical standards Board of Accountants. अच्छा आगे। The Department of Board of Ethics. अच्छा अब वो यार इंडिपेंडेंट वाली बात आपने नहीं की। आखिरी कोड ऑफ 1 मिनट है रे, आपने ये क्या कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस की बात की है, इसने इंडिपेंडेंट बोला है। चले ठीक है,
लेकिन एंड में वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट, ये वाली लाइन नहीं बोली हैं। चलें 250 पे बात खत्म कर दे। शाबाश शाबाश शाबाश। चलें, तो ये अहम चीज है, आपने आज नहीं याद करके कर सके कोई बात नहीं, कल याद कर लीजिएगा, लेकिन याद करके आइएगा। ये मैं रैंडमली किसी भी दिन रैंडमली आपसे पूछ लूंगा, ठीक है, जो भी आपको ड्राफ्टिंग बना दिया करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। ये किसका था? मेरा था सेट। चलिए, अच्छा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए जी। क्या चीज? रीड करने के लिए दिए थे जी जी जी, उसमें 2 पॉइंट्स हैं। हाँ, जो रीड करने के लिए असाइनमेंट दी थी, लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, उसमें कुछ कह रहे हैं कि समझ नहीं आई, बिल्कुल पूछ लीजिए, शाबाश, पूछिए पूछिए। एग्जाम्पल्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन में ठीक है, पॉइंट बताइए। पॉइंट नंबर सेकंड एंड थर्ड ये दोनों इसकी समझ नहीं आई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, अब सुन लें, आपको तो बताया ना, हर चैप्टर में कुछ लाइंस ऐसी आएंगी जिनको रटा लगाना है। पेज 39 है ये नोट्स के मुताबिक, इसमें है सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, ठीक है। इसमें सेकंड और थर्ड एग्जांपल इक्विटी मेथड वाली और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये 2 एग्जांपल्स है ना, इनको रटा लगाना है आपने, इनको याद नहीं करना, इनको याद कर लें, इनको समझना नहीं है, इनको समझना नहीं है। जब मैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आऊंगा तो थोड़ा सा इक्विटी मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी हल्का सा, थर्ड वाले को फिर भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? जी हाँ, मिस स्टेटमेंट में एक है डेट कोविनेंट। डेट कोविनेंट कहते हैं किसको है? लोन एग्रीमेंट को। लोन एग्रीमेंट को जब बैंक से लोन लेंगे, बैंक ज़बानी कलामी देगा कि रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करेगा, उस एग्रीमेंट को हम आम जुबान में कहते हैं लोन एग्रीमेंट, और ऑडिटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं डेट कोविनेंट। जब उसकी वायलेशन करे तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ डेट कोविनेंट। जब लोन एग्रीमेंट की वायलेशन करे ना आप, तो बैंक 2 एक्शन ले सकता है हमारे खिलाफ। 3 टोटल पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है कि बैंक बिल्कुल ही माफ कर दे, कहे ठीक है हमारा एग्रीमेंट हुआ था, आपने वायलेशन की, आइंदा एहतियात कीजिएगा, वार्निंग देके छोड़ दे। इसमें तो हमने कुछ भी नहीं करना, छोटी मोटी वाली तो। लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता, केस स्टडी में तो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। अगर हमने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की केस स्टडी में, उसने बताया क्लाइंट ने किया, तो याद रखें लोन एग्रीमेंट में एक तो उसमें कोई पेनल्टी वगैरह इंपोज की होती है, वो पेनल्टी की प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट टूटे, आपको पता है डैमेजेस पे करने होते हैं, लॉ में पढ़ा है ना, किसी भी एग्रीमेंट की ब्रीच हो तो उसके डैमेजेस पे करने होते हैं, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करवानी है आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। एक लाइन जो हर जगह लोन एग्रीमेंट में लिखी होती है, प्रैक्टिकली जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो पढ़ेंगे, वो होती है लोन एग्रीमेंट में कि बैंक सारा लेके कि जी 5 साल के लिए आपको 50 मिलियन का लोन दे रहे हैं, आपने हर साल 10 मिलियन पे करना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सिक्योरिटी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे एग्रीमेंट के बाद नीचे लाइन लिखी होती है। हमने कुछ कंडीशंस आप पे इंपोज की है। वो कंडीशन ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि आपने कम से कम करंट रेशो इतनी मेंटेन करनी है, इससे करंट रेशो कम नहीं होनी चाहिए, आपने डिविडेंड बाद में पे करेंगे, पहले हमारा इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम एक डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे आपके बोर्ड में, आपने उन्हें बैठाना है अपने पास, ताकि वो आपके कंपनी में बैठ के हमारे इंटरेस्ट को वॉच कर सके, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी हो सकती है। बैंक ने कहा होता है कि अगर आपने हमारी किसी एक कंडीशन की भी वायलेशन की तो सारे का सारा लोन इमीडिएटली पेएबल हो जाएगा। हालांकि है वो लॉन्ग टर्म, लेकिन बैंक ने नीचे कंडीशन क्या लिखी होती है कि अगर हमारी किसी रिक्वायरमेंट की वायलेशन की, जैसे अगर करंट रेशो डिक्रीज हो गई, तो बैंक कहता है हम उसके मजीद डिक्रीज होने का इंतजार नहीं करेंगे, सारे का सारा लोन अभी वापस ले लेंगे। इसीलिए
जब कभी डेट कोविनेंट की ब्रीच हो, हम ये कहते हैं दो काम करो। पहला, जो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करो, और दूसरा और ज्यादा अहम काम, इस लोन को नॉन करंट से करंट पे ले आओ। क्यों भला? क्योंकि अब फौरन पे करना पड़ता है। क्लाइंट क्या कहता है? कहता है मैंने नहीं लाना, मैंने नॉन करंट से करंट पे इसको नहीं लेके। हम कहते हैं क्यों? वो कहता है क्योंकि बैंक ने भी मांगा थोड़ी है, बैंक ने भी। बताइए क्या क्लाइंट का ये आर्गुमेंट वैलिड है? बैंक ने भी वैसे वाकई लोन डिमांड नहीं किया, लेकिन क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली बैंक कभी भी मांग सकता है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर रिकॉर्डिंग कर देनी है कि बैंक का राइट है, जब तक कि बैंक क्लियरली ना कह दे कि मैं आपसे नहीं मांगूंगा। अगर तो बैंक क्लियरली लिख के कह दे कि मैं आपसे वायलेशन की, जाओ माफ किया, पैसे नहीं मांगूंगा, तब तो कंफर्म हो गया बैंक नहीं मांगेगा पैसे। लेकिन जब तक बैंक साइलेंट है, इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक पैसे मांग नहीं सकता, लोन मांग नहीं सकता। नहीं नहीं, इसका मतलब है मांग सकता है। तो इसलिए जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम हमेशा लोन को रिक्लासिफाई करवाते हैं और डैमेजेस की प्रोविजन रिकॉर्ड करवाते हैं। ये तो केस स्टडी में ना हमेशा एक रूल लिख ले, जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा डैमेज की प्रोविजन रिकॉर्ड होनी है, जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा डैमेजेस की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। प्लस जो लोन एग्रीमेंट होता है यानी डेट कोविनेंट, इसको रिक्लासिफाई भी करवाते हैं। रिक्लासिफाई समझ रहे हैं ना, नॉन करंट से करंट। और क्लाइंट नॉर्मली इनकार करता है, कहता है मैंने, क्यों इनकार करता है भला? उसकी करंट रेशो की ऐसी की तैसी फिर जाती है। भाई इतनी बड़ी अमाउंट का लोन जब करंट लायबिलिटी में आएगा, करंट रेशो तो उड़ जाएगी सारी, तो तबाह हो जाएगी। तो इसीलिए क्लाइंट नॉर्मली कहता है मैंने नहीं इधर लेके आना, और आर्गुमेंट क्या देता है कि बैंक ने डिमांड ही नहीं किया। अभी हम कहेंगे भाई नहीं किया, कर तो सकता है ना, और जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, जब तक कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज ना करवा लो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज ना करवा लो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही रिकॉर्डिंग प्रोविजनिंग होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई आपको डेट कोविनेंट वाली बात? ये प्यारे भाई जिन्होंने डेट कोविनेंट का पूछा था, समझ आ गई मेरा? चलिए, करंट रेशो क्या है? करंट रेशो होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, FAR1। इसका फार्मूला होता है करंट एसेट। अच्छा, इस तरह के अगर बेसिक क्वेश्चंस आपको नहीं पता ना तो पूछ लिया करें। मैं इस बात की आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने चुप करके ये नहीं कहा कि बेसिक क्वेश्चन है छोड़ो, मैं आपने पूछ, इससे बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाता है। करंट रेशो है नहीं, अब ये ना पूछेगा करंट एसेट क्या होते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं करंट रेशो बता सकता हूं। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये नॉर्मली हम किसी भी क्लाइंट की लिक्विडिटी पोजीशन को वैल्यूएट करने के लिए देखते हैं। इसका हमारे बड़े सीनियर हमें ये समझाते हैं, इसका ग्रेटर देन 1 आना जरूरी है, ताकि आप पता चले आपके पास इतने करंट एसेट हैं कि आप करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब होगा करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। कंफर्म नहीं है, इंडिकेशन है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये इसीलिए मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि करंट रेशो को इंप्रूव करके रखे, ताकि इन्वेस्टर भागे ना कि ये तो बैंकरप्ट हो रहे हैं, ये डूबती कश्ती है, इसमें पैसा नहीं लगाना, ऐसा ना सोचे, बल्कि कहें हाँ करंट रेशो अच्छी है, पैसा लगाए। तो जब वो डेट कोविनेंट की ब्रीच की वजह से रिक्लासिफिकेशन होती है, ये डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए नॉर्मली उनकी कोशिश होती है मैनेजमेंट की कि जो लोन है उसको नॉन करंट में ही क्लासिफाई करें। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे, ये कुछ केस स्टडीज में आएगा, वहां पे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। वैसे उम्मीद है अभी समझ आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन? कोई बाकी सब कुछ समझ आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। पूछना नहीं स्टेटमेंट्स में सारे 5 के 5 एलिमेंट्स आएंगे। तो सर अगर कोई क्लाइंट कहता है कि सिर्फ हमने इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को ऑडिट करवाना है,
हाँ जी, क्या उन्होंने कहा जी सर हम करते हैं ऑडिट 5 कंपोनेंट्स का, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई क्लाइंट आके हमें कहे कि मैंने सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट करवाना है तो क्या होगा? अच्छा मुझे बताइए, मैं कैफ लेवल तक आंसर करूं कि सी फैब लेवल? शाबाश, सुन लें, ये डिपेंड करता है फ्रेमवर्क के ऊपर। अगर तो आम अवाम के लिए यानी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है ना, उसमें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 चीजें शामिल होती हैं, यानी हमारे कैफ लेवल तक हमेशा 5 चीजें होंगी, अंडरस्टूड है। लेकिन एडवांस केसेस में सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट किसी खास पर्पस के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हमसे करवाता है। वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए रूल्स डिफरेंट है, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसका नंबर है ISA 805, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी सर, जो ओपिनियन का सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो को गिव टू एंड शेयर, लेकिन आपने कहा था कि 3 कंपोनेंट सेट किए जाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट। तो सर यहाँ पे कैश फ्लो की जगह नोट ही रहना चाहिए। अच्छा, उसने हमारे ओपिनियन का जो ओपिनियन सेक्शन है उसके अंदर 2 पैराग्राफ है। ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने 5 एलिमेंट्स पूरे करवाए हैं, नीचे वाले में उसने 3 का जिक्र किया है। असल में उसने उन 3 का जिक्र एज एलिमेंट नहीं किया, पढ़ के लगता ऐसी है जैसे उसने 3 एलिमेंट लिखे और बाकी के 2 नहीं लिखे, लेकिन उसने इनका जिक्र एज ओवरव्यू ऑफ बिजनेस के ओवरव्यू के तौर पे किया है कि जब हम किसी बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हो तो हम उसकी पोजीशन देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं और उसका कैश देखते हैं। इसीलिए उसने जो नीचे वाला दूसरा पैराग्राफ है इसमें इन 3 का जिक्र किया, लेकिन इन 3 का जिक्र एज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं किया, क्योंकि वो तो ऊपर वाले पैराग्राफ में कर चुका है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली यूं है कि ऊपर वाले 5 एलिमेंट्स को हमने चेक किया, वो 5 एलिमेंट्स इन 3 चीजों की इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं। वो 5 एलिमेंट ऊपर वाले इन 3 चीजों की सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कंपनी की पोजीशन की, कंपनी की परफॉर्मेंस की, कैश फ्लोस की। एड्रेसी में स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर एड्रेसी में लिखा हुआ एज एप्रोप्रिएट बाय सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या है? देखिए, हमारे ऑडिट है, एक है स्टैट्यूटरी, एक नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर साल करवाया जाता है, इसकी रिपोर्ट कंफर्म है मेंबर्स के लिए बनती है, इसका एड्रेसी हमेशा कौन होगा? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? जो नहीं है, किस लिए करवाया जाता है? किस लिए? वो डायरेक्टर्स करवाते हैं अपनी किसी जरूरत को सामने रखे, जैसे लोन ऑब्टेन करने, उस सूरत में एड्रेसी हो सकता है बैंकर हो, जैसे उन्होंने हो सकता है बिजनेस सेल करना हो, उस सूरत में हो सकता है एड्रेसी जो इन्वेस्टर है वो हो। तो हालात के मुताबिक सर्कमस्टेंसेस को सामने रखे फिर उसका एड्रेसी डिसाइड होता है, यही वो हमें बता रहा है। क्योंकि हमारे सिलेबस में चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो बने हैं वो हर तरह के ऑडिट को कवर करने के लिए बने हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमेशा एड्रेसी कौन होगा? मेंबर ही होंगे, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड हर तरह के ऑडिट को कवर कर रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा कि एज एप्रोप्रिएट होंगे। आगे एग्जांपल्स में उन्होंने बताया हुआ है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो मेंबर्स एड्रेसी होंगे, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कुछ और लोग भी हो सकते हैं। जी, ओपिनियन सिर्फ मटेरियल आइटम्स पे करेगा, अगर सर छोटे-छोटे इमटेरियल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो तो उससे भी ओपिनियन नहीं जारी करेगा। देखिए मटेरियल, इसमें फ्रॉड के बारे में क्या रूल होगा ये हम फ्रॉड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इनका ये था कि अगर कोई फ्रॉड, हम मटेरियल आइटम्स को कवर करते हैं तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई इमटेरियल आइटम्स हो वो मिल के मटेरियल बन जाए तो क्या वो हमारे लिए कंसर्न है? इसका जवाब है, 1 वर्ड आंसर है यस, हमारे लिए कंसर्न है वो। और हम अपना तरीकाकार कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, हमारे सीनियर ने सिखाया हुआ है कि हम इस तरह के जो छोटे छोटे इमटेरियल फ्रॉड एग्रीगेट हो के मटेरियल बन जाते हैं ना, इनको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन कैसे, ये भी आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान में रखें ये भी हमारा कंसर्न है और हम इसको अपने ऑडिट में कवर करते हैं। यानी स्कोप ऑफ ऑडिट में, हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में ऐसी चीजों को भी कवर करना है जो इंडिविजुअली तो इमटेरियल है लेकिन एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट मटेरियल है, उनको तो हमने पकड़ना ही पकड़ना ना। जो
इंडिविजुअली इमटेरियल, एग्रीगेट होके मटेरियल है, क्या उनको भी हम कवर करेंगे अपने ऑडिट? यस यस, ये भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की गलतियां भी ना हो जो इंडिविजुअली इमटेरियल और एग्रीगेट मटेरियल है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अनसर्टेनिटी को खास तौर पे आपने अंडरलाइन कर लेना। गोइंग कंसर्न आपने सुना हुआ अकाउंटिंग में? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि कंपनी अगले 12 महीने तक चलती रहेगी। यह है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होने का मतलब क्या है? 12 महीने तक चलती रहेगी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? 12 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगी। ये आपने पढ़ा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होती है। काउंटिंग में पढ़ा हुआ ना? पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ आपने? कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ गोइंग कंसर्न? हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। गोइंग कंसर्न का मतलब नहीं पढ़ा हो तो बता रहा हूं। हमने मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए हर साल ये इवैल्यूएट करना होता है कि हम गोइंग कंसर्न हैं कि नहीं। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए हर साल असेस कर गोइंग कंसर्न है कि नहीं। गोइंग कंसर्न का मतलब है हम अगले 12 महीने तक चलेंगे कि उससे पहले पहले बंद हो जाएंगी कंपनी। अगर कंपनी अगले 12 महीनों तक चले, ठीक है, तो इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। यानी जब कंपनी को कोई मसले मसाइल ना हो, कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्ट सही सेल हो रही हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, कोई बैंक का लोन ओवरड्यू नहीं है, कोई मुश्किल ऐसे हालात भी नहीं है इकोनॉमी के, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी गोइंग कंसर्न है, कोई इशू नहीं। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। लेकिन अगर ऐसे इवेंट्स या कंडीशन हो जैसे कोरोना वायरस, कंटिन्यूस लॉसेस हो, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, एसेट्स कम है, प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, नेगेटिव कैंपेन चल रही है मार्केट में, गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, हमारे अहम डायरेक्टर छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, फेसबुक पे स्टूडेंट्स ने बाइकआउट कर दिया है, यही कहना चाह रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, लेकिन वो आपने दाएं बाएं देख लें, आपको पता चल जाएगा वो फेसबुक का बाइकआउट फेसबुक पे ही होता है। लेकिन बहरहाल चले, मैं सिर्फ समझाने, कंसेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना वो कल क्या बात बताई थी, इमोशंस के साथ कंसेप्ट कनेक्ट हो जाए तो वो भूलता नहीं है। तो अब गोइंग कंसर्न के साथ, तो ये इससे हम क्या कहते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। इस सूरत में जब मैनेजमेंट इस नतीजे पे पहुंचती है ना कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उनकी बेसिस कुछ और होती है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी और जो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी, और दोनों में फर्क क्या होगा? एक मिनट है जी। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस जो बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगी। वो अपनी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को नहीं डालेगी। एक मिनट है, और क्या होगा? और हम डिस्प्ले मतलब बता देंगे ना कि भाई आप दोनों ने 50-50 बांट लेना है, ठीक है, बांट लेंगे, लड़ाई तो नहीं करेंगे। दो डिफरेंस है। एक मैं अब आपको सामने रख रहा हूं। जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाती है ना, तो दो काम करती है। पहली चीज, एक कि वो अपना जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई करती है। पहला है क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन, और दूसरा है मेजरमेंट। करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन आएगी। दूसरा फर्क क्या पड़ेगा? एसेट्स को कॉस्ट पे रखेंगे क्योंकि उन्होंने यूज करके उसको यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है
तो फिर सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज करंट में क्लासिफाई हो जाएंगे। आपने कहा था वो ओमिट नहीं कर, बैलेंस शीट में आएंगे, करंट में क्लासिफाई हो जाए, और वो कॉस्ट पे नहीं मार्केट वैल्यू पे आएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको यूज नहीं करना बल्कि बेच के। ठीक है, अकाउंटिंग सिर्फ यही इतना ही सिखाती है कि दो केसेस होंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, ये करना है। ऑडिट कहता नहीं, एक तीसरा सिचुएशन भी है दरमियानी। वो क्या है? जब 50-50 हो, दरमियान अनसर्टेनिटी हो, 50-50 सिचुएशन हो। ठीक है, अब हमें एग्जाम की केस स्टडी में कैसे पता चलेगा कौन सी सिचुएशन है? वो क्लियरली बताएगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है। और अगर नहीं बताता तो हम सारी सिचुएशन कवर करेंगे, तीनों गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, और दरमियान वाली है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो मुझे जरा बताइए एग्जांपल के जरिए, क्योंकि मैंने इसी चैप्टर में पढ़ा रहा है इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। आपने ये परेशानी नहीं लेनी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक को सर खींच देते हैं, पहले भी एक को 3 लेक्चर में कवर करवाया था, अब भी एक को। ठीक है, ये मेरी असेसमेंट है, इस आपने सिर्फ कंसेप्ट पिक करते जाने जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। डॉक्टर के पास गए, सर दर्द है, एक मरीज गया, सर दर्द है, डॉक्टर ने उसकी एग्जामिनेशन की, 3 में से किसी एक नतीजे पे डॉक्टर पहुंचेगा और पेशेंट को बताएगा। पहला कहेगा भाई कोई मसला नहीं है, लगता है आपने नाश्ता नहीं किया, जाए नाश्ता करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए क्या है? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, या कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एप्रोप्रिएट, यानी चांसेस है बंदा अगला साल जिंदा रहेगा, चांसेस है, रीजनेबल चांसेस है, एब्सोल्यूट समझते हैं। चल ये पहली केस। कंपनी को भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फाइनेंशियल ना ऑपरेशनल ना लीगल इश्यूज है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। अच्छा, दूसरी चीज, वो डॉक्टर के भाईजान मुझे लग रहा है, टेस्ट करवाए हैं, मुझे लग रहा है कि आप का जो है ना ब्रेन ट्यूमर है आपको। पेशेंट अब लास्ट स्टेज अभी नहीं, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना? डॉक्टर ने कहा मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम बच गए तो तुम्हारी किस्मत, बच सकते हो। डॉक्टर 50-50 तुम ऐसा, अब अच्छा आप आगे सुनिए डॉक्टर क्या कह रहा है, तुम ऐसा करो अपने घर वालों को बुला लो, उनको इन्फॉर्म कर दो, उनको क्योंकि आके वो खिदमत, हाँ बिल वगैरह दवाइयां लानी, खिदमत कर। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी कंसेप्ट इधर उधर ना करें भाई, देर ज्यादा लग जाएगी। ये दूसरा बात समझ आ गई? मसला है जरूर, लेकिन डॉक्टर कह रहा है हम इलाज करेंगे, उम्मीद है हल हो जाएगा। ये कौन मटेरियल अनसर्टेनिटी। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कंपनी के लायबिलिटीज ज्यादा हैं, एसेट्स कम है, प्रोडक्ट फेल हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गई, कोई डायरेक्टर छोड़ के, अहम डायरेक्टर था वो छोड़ के चला गया, ठीक है, लॉकडाउन लग गया, ये इशू। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही होती है इस मसले से निकलने की, जैसे वो किसी बैंक के साथ हो सकता है निगोशिएशन कर रही हो लोन की, वो क्यों न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो जो कि अंडर डेवलपमेंट फेज है, अनकरीब उन्होंने स्टार्ट कर देने हैं, और वो हो सकता है कंपेटिटर के किसी एम्प्लॉय को खींचने की कोशिश कर रहे हो। यानी जो भी मसला आता है कंपनी भी हाथ पैर मारती है ना, फौरी तौर पे तो हाथ नहीं मार लेगी। तो ये सिचुएशन है, समझ लें 50, इसे कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी, और सम टाइम इसे कहा जाता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। सम टाइम सिर्फ मटेरियल अनसर्टेनिटी भी कह दिया जाता है, सम टाइम पूरा नाम इसका क्या लिया जाता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट। ये तीसरा केस, डॉक्टर ने देखा, उसको कहा भाईजान ब्रेन ट्यूमर है, आखिरी स्टेज है, उसने कहा बचने का चांस, कोई बचने का चांस नहीं है, 2 महीने हैं तुम्हारे पास, खाओ पियो, जिससे मिलना है मिलो बस। अच्छा बस, हाँ बैठ। तो अब जो है अपने घर वालों को बता दो, जाके बता भी दो, ठीक है, ताकि वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। क्लियर हो गया? 3 केसेस। अच्छा, अब इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब बैंक लोन देने से रिफ्यूज कर दे, हमारे पास कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट भी नहीं है जो कि जिसकी सेल हम ग्रो करके तो इस मसले से निकल सके, और जो कोई की पर्सोनल भी ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट को संभाल सके,
ठीक है, सम टाइम होता है कि कुछ स्पेसिफिक नॉलेज वगैरह चाहिए होता है मैनेज करने के लिए कंपनी। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। 3 सिचुएशन समझ आ गए। तो इसको अब मैं, अच्छा ये देखिए, एक तो ब्लू में मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं जब गोइंग कंसर्न इश्यू अराइज होगा, जैसे लॉसेस हो कंटिन्यूसली, की रेशोज एडवर्स हो। एडवर्स की रेशो का मतलब क्या है, करंट रेशो बहुत ही कम है, क्विक रेशो भी कम है, और भी जो जो रेशो आती है कम करते जाए। डेट, हाँ चले डेट इक्विटी को ज्यादा कर लें, जीपी रेशो कम कर दें, एनपी रेशो बोले तो नेट प्रॉफिट रेशो कम कर दें, ये सारी रेशो। अच्छा और भी बड़ी रीजन हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री में आग लग गई, एक ही फैक्ट्री थी, आग लग गई, सारा इक्विपमेंट जल गया, स्लैब हाँ एक ही प्रोडक्ट थी, फ्लॉप हो गई, ये भी इशू था। अच्छा अब सुनिएगा, यहां से मैं 3 सिचुएशन निकाल रहा हूं गोइंग कंसर्न से। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी। अब मुझे बताइए एप्रोप्रिएट में गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, कोई मसला ही नहीं। रिपोर्ट अनमोडिफाइड, क्या रिपोर्ट में कोई गोइंग कंसर्न के बारे में बताने की जरूरत है? शाबाश, कुछ भी नहीं, शाबाश। अब जरा पिक कीजिएगा, मेरी सारी मेहनत जो है ना वो अब आपके हाथ में है। हाँ, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, नो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। गोइंग मटीरियल अनसर्टेनिटी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। जरा बताइए, जिस तरह डॉक्टर ने कहा था मरीज के घर वालों को बता दो, हम भी डॉक्टर की जगह पे हो तो मैनेजमेंट को कहेंगे कि शेयर होल्डर को बता दो, मैनेजमेंट बताएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम। अच्छा अब देखें, नहीं एक मिनट देखें, एक कंसेप्ट है यहाँ पे। सम टाइम ऐसा, अगर फाइनेंशियल, कल हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी, हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। सम टाइम ऐसा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं होती, कोई ऐसा मैटर है जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी होता है, बेहतर होता है कि वो यूजर्स को बता दें। यूजर को सम टाइम ऐसा होता है, क्यों, वो इंफॉर्मेशन बहुत अहम है, वो यूजर तक पता चलना जरूरी है, ठीक है। तो वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, ध्यान में रखें। यहां दूसरे वाले पॉइंट पे आए, कुछ इश्यूज की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी थी। मैनेजमेंट ने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया ना, कर दिया। अच्छा अगर ना किया होता मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गोइंग कंसर्न इश्यूज को डिस्क्लोज, हम कहते हैं ये मिस स्टेटमेंट है, हम क्या कहते हैं, क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं पूरे दिए। उस सूरत में क्या इंपैक्ट होता है रिपोर्ट पे, मॉडिफाइड ओपिनियन, शाबाश छा गए। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है अनमोडिफाइड ओपिनियन, एग्री करते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा, लेकिन खुद बताए क्या यूजर्स को बता देना चाहिए कि ये गोइंग कंसर्न इशू है, पढ़ लो। ऐसा ना हो कि इख्तियार से पढ़ लो ना, रिस्क है, कंपनी डूब भी सकती है इसकी वजह से, मैनेज कर रही है लेकिन मसले में बता देने चाहिए। अच्छा कंपनीज ने ना, मैनेजमेंट आपको पता चला कि उसने एक तरीका निकाला हुआ है कि डिस्क्लोज भी कर देना है, क्योंकि मैनेजमेंट ना इसको डिस्क्लोज करने से कतराती है, वो कहती है अगर डिस्क्लोज कर दें इन्वेस्टर भाग जाएगा। तो क्या करते हैं, 100 डिस्क्लोजर्स है ना, आपने अगर एनुअल रिपोर्ट फाइनेंस देखी है तो बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं, उसके अंदर डिस्क्लोजर नंबर 62 में फॉन्ट साइज छोटा छोटा करके इसको डिस्कस कर देंगे, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और चांसेस है बहुत से यूजर इसको पढ़ते पढ़ते स्किप भी कर जाएंगे। लेकिन हम भी ऑडिटर हैं, हमने कहा अच्छा चलो डिस्क्लोज कर दिया, जहां किया जैसे किया कर दिया, ठीक है कर दिया, हम अपनी रिपोर्ट में खास तौर पे जिक्र कर देंगे, ऐ हमारे यूजर
नोट नंबर 62 में जाके देख लो, वहां पे मसला है मटेरियल अनसर्टेन। भी ये समझ आया? अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है ना, रिपोर्ट में ये वाला पैरा नहीं आएगा। समझ आ गई? क्यों नहीं? क्यों है ही नहीं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है ना, तब भी नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। है कोई माई का लाल क्लास में जो बताए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है? इसका मतलब है गोइंग कंसर्न का मसला तो है, लेकिन ये वाला पैरा क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, कंफर्म हो गया कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। ये पैरा क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। 50-50 अनसर्टेनिटी का मतलब 50-50, ये 50-50 सिचुएशन में आएगा। इसमें कंफर्म है कि एप्रोप्रिएट है, इसमें कंफर्म है नॉट एप्रोप्रिएट है। 50-50 है तो इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी में, इसमें पैरा आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन मेरा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी में आता है और अनसर्टेनिटी है ही नहीं। क्या हमारी रिपोर्ट पे कोई और इम्पैक्ट आएगा, इम्प्लीकेशन आएगी? हाथ उठा के जी। अनमोडिफाइड ओपिनियन आ जाए? नहीं, एक मिनट ठहरे। इन भाइयों ने ये कहा है जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी है। और भाई इसकी जेब में जितने भी पैसे हैं सारे निकाल लो। हमने कहानी शुरू यहां से की थी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बननी, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बननी है, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बननी है। फिर से सुन लें, फिर से सुन लें, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न के मुताबिक ही, जैसे आप फाइनेंशियल में बनाते होते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट चेंज कर देनी है, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएंगे, यानी सारे एसेट्स और लायबिलिटी करंट और मार्केट वैल्यू। तो जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है ना, तो वो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा। इंपैक्ट ये आएगा कि क्या हमने यूजर्स को बताना चाहिए, अभी भी मैनेजमेंट ने भी बताया होगा, यूजर्स को बताना चाहिए, बिल्कुल हम भी मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ में नहीं, बल्कि एक और पैराग्राफ होता है जिसे कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। नहीं बात समझ आई? नहीं आई, जीरो। मैं मुझे सारी भूल गई, जैसे ही एम्फेसिस ऑफ मैटर का लफ्ज आया मैं कहा जेल में कचमुच होला, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कह रहे। फिर तरतीब से फिर से शुरू करते हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट करते हुए हमने देखना है इसमें कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो मॉडिफाइड ओपिनियन, वरना अनमॉडिफाइड। लेकिन सम टाइम हमारे ऑडिट में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन वो यूजर्स को बता देना अहम होती है। वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, वो यूजर्स को बता देना अहम होती है। वो कौन कौन सी है? वो है एम्फेसिस ऑफ मैटर, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, अदर मैटर पैराग्राफ। ये एग्जाम्पल है उसकी, हर एक की अपनी डिफरेंट सिचुएशंस है। अगर हमें लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा इशू है जो क्लाइंट के लिए उसकी गोइंग कंसर्न पे मसला क्रिएट कर सकता है, तो हमसे पहले
मैनेजमेंट ने उसको असेस करना है कि मसला क्या है, जैसे डॉक्टर ने स्कैन किया और मैनेजमेंट ने 3 में से किसी एक इशू पे पहुंचती है, या तो मैनेजमेंट इस नतीजे पे पहुंचेगी गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, या मैनेजमेंट इस नतीजे पे पहुंचेगी गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है, या मैनेजमेंट इस नतीजे पे पहुंचेगी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। एग्रीड? अब सुने मैनेजमेंट ने क्या करना है, क्या बताने लगा हूं। मैनेजमेंट ने अगर मैनेजमेंट कहती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो मैनेजमेंट ने कुछ नहीं करना, रूटीन के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, कहानी खत्म। अगर मैनेजमेंट समझती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो शाबाश, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे ही बनाएगी, लेकिन डिस्क्लोजर में वो मसला बता देगी। ठीक है? और अगर मैनेजमेंट की असेसमेंट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, तो फिर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएगी और नोट्स में डिस्क्लोज कर देगी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, क्योंकि फ्रेमवर्क चेंज हो गया ना, फ्रेमवर्क चेंज हो गया, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो गया ना। ये फर्क समझ आया मैनेजमेंट ने क्या करना है? अगर समझ आ गया तो ऑडिटर ने क्या करना है वो भी बता दूं, इसके बाद लेक्चर खत्म, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आगे एक चीज भी नहीं, अगर ये कंसेप्ट समझ लिया। गोइंग कंसर्न के केस में मैनेजमेंट ने क्या करना है ये समझ आ गई। अब ऑडिटर ने क्या करना है ये, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, अच्छा तरतीब से सुनते जाइएगा, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है, कोई इशू नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन। एग्रीड? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, एक मिनट, डिपेंड करता है मैनेजमेंट ने इसे सही से डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, सही से डिस्क्लोज किया है कि, अगर मैनेजमेंट ने इसे सही से डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। और अगर मैनेजमेंट ने इसे सही से डिस्क्लोज कर दिया है तो हम ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा, लेकिन रिपोर्ट में पैराग्राफ ऐड कर देंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग। शाबाश, ठीक। अब सुनिए आखिरी बात, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, आगे डिपेंड करता है ये भी दो सिचुएशन पे, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बनाई है कि नॉन गोइंग पे। अगर मैनेजमेंट ने इस सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है तो ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न पे बनाई है मिस स्टेटमेंट मॉडिफाइड, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे है मिस स्टेटमेंट मॉडिफाइड, पिक कर रहे हैं कंसेप्ट। और अगर मैनेजमेंट ने नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है तो फिर पहली चीज नो मिस स्टेटमेंट, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन क्या यूजर, जिस तरह मैनेजमेंट ने यूजर को बताया हमें भी बता देना चाहिए, हाँ, लेकिन अब वो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अनसर्टेनिटी का पैरा यूज नहीं कर सकते। कौन सा पैरा यूज करेंगे? एम्फसिस ऑफ मैटर। शाबाश शाबाश, ये कंसेप्ट भाई ये समझ आया। अगर वैसे आप इसको पढ़ना चाहे ना, ये सारी जो, अगर तो आपने नोट कर लिया तो ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना मैं बता देता हूं, लेकिन उसमें 3 लफ्ज ऐसे हैं जो अभी मैंने आपको नहीं सिखाए, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए मैं लाजमी नहीं कह रहा, पढ़ना चाहे पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहे ना पढ़ें।
लेकिन ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है ना, सारी की सारी कहानी गोइंकर सर के हवाले से जितनी भी है, ये सारी कहानी है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 में। 8 में टेबल बना हुआ है, अगर आप देखें ना टेबल में उसने 3 हिस्से दिए हैं, गोइंकर अनएप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। लेकिन इसमें 3 अल्फाज ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं, क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन के आगे टाइप्स हैं, उसने एग्जैक्ट टाइप्स के साथ बताया हुआ कौन सा टाइप वो मैंने आपको नहीं सिखाया। और एक कंसेप्ट की ऑडिट मैटर भी होगा, हाँ वो भी नहीं मैंने आप, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपकी 80% क्लैरिटी हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 में सिर्फ टेबल वाली चीज पढ़ लें, ऊपर नीचे वाली नहीं, सिर्फ टेबल वाली। गोइंकर अनसर्टेनिटी क्लियर हो गया? अच्छा अब टाइम है, अगर आप इजाजत दें तो एमसीक्यू मैटर भी हल्का सा, क्योंकि इसके साथ लिंक हो गया। हाँ इसलिए आपसे इजाजत ले रहा हूं, अभी वोटिंग करा। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि हल्का सा एमसीक्यू मैटर भी डिस्कस कर दूं, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि एमसीक्यू मैटर डिस्कस ना करूं आज? चले मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बेस पे ये डिसाइड हुआ कि हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी प्लानिंग पे चला ना तो फिर गए ऑडिट। एमसीक्यू मैटर सुन ले, हल्का ज्यादा नहीं, मैं पढ़ाना है, ये पूरा टॉपिक पढ़ाना। एमसीक्यू मैटर कब दिया जाता है? सम टाइम ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज होती है जो ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन, लेकिन फिर भी यूजर्स को बता देना जरूरी है। क्या स्टैंडर्ड ने हमें डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं कि अगर हम समझे कोई भी चीज यूजर्स को बता देना अहम है तो हम बता दें? क्या हमारे पास ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं? हैं, क्यों नहीं है? जैसे फर्ज कीजिए आपको पता चला कि ईयर एंड के बाद कोई बड़ा सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है, आग लग गई है, सैलाब आ गया। अच्छा आप जरा सोचिए, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। आपने पढ़ा होगा कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट इस साल की फिगर्स को इफेक्ट नहीं करता, नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन हम सोच रहे होंगे यार ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, इस साल तो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगले साल के प्रॉफिट की तबाही फिर गई हुई है। तो क्या हमें यूजर को बता देना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करने के अलर्ट रहे। अब देखें मैनेजमेंट ने इस इशू को डिस्क्लोज कर दिया है, मैनेजमेंट ने सब्सिक्वेंट इवेंट को फाइनेंशियल डिस्क्लोज, तो हम सोच रहे हैं कि डिस्क्लोज कर दिया, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो है नहीं, ओपिनियन तो अनमोडिफाइड है, कैसे बताएं? एम्फेसिस ऑफ मैटर, शाबाश, एम्फेसिस ऑफ मैटर के जरिए से, ठीक है। इसी तरह अगर कंपनी के खिलाफ कोई छोटी मोटी नहीं एक्सेप्शनल लिटिगेशन चल रही है, लिटिगेशन समझते क्या? लिटिगेशन, लीगल केस, एक्सेप्शनल, बड़े वाला, अगर तो मैनेजमेंट ने उस लिटिगेशन को डिस्क्लोज ही ना किया होता तो फिर तो हमारे लिए आसानी होती है, हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट है, मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में सारा कुछ बता देते उसके बारे में। लेकिन मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज कर दिया हुआ है, लेकिन है एक्सेप्शनल लिटिगेशन। अगर कंपनी छोटा मोटा केस होता तो कोई बात नहीं, चलते ही रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा केस है कि बहुत बड़ा है। अब क्या करें? क्या हमें यूजर को अलर्ट कर देना चाहिए कि ये लीगल केस है, कल कला को अगर कंपनी के खिलाफ डिसाइड हो गया कंपनी तो फारग, तो कैसे बताएं? अब देखें इंटरेस्टिंग चीज देखें एमसीक्यू मैटर के बारे में, ये ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेड, लेकिन फिर भी हमारे ख्याल में यूजर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, फंडामेंटल है फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टैंडर्ड ने हमें डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं कि हम एमसीक्यू मैटर ऐड कर सकते हैं। तो ये समझ आया एमसीक्यू मैटर पैरा बेसिकली है क्या? पहले असल में ना एमसीक्यू मैटर और मटेरियल स्टडी दोनों एक ही पैराग्राफ में आया करते थे,
फिर यूजर ने कहा कि हमारे लिए ना ठीक है, एमसीक्यू मैटर वाली सारी चीजें ठीक है, लेकिन इनमें सबसे अहम ये है गोइंग कंसर्न। ये भी पहले दोनों को इकट्ठा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये बाकी की एग्जांपल में से यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम ये है, तो उसने कहा कि अलग कर दो, वरना बेसिक कंसेप्ट दोनों का यही है। आप जब ड्राफ्टिंग पे भी जाएंगे ना तो देखेंगे दोनों की ड्राफ्टिंग 100% सेम है। ड्राफ्टिंग सिर्फ एग्जांपल फर्क है। वो क्यों? क्योंकि यूजर ने कहा भाईजान हमें ठीक है बाय नेचर वही चीज है, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा है, मैं इसको लहदा से निकाल के हाईलाइट करो। हमने कहा ठीक है, क्लियर हो गया ये एमसीक्यू मैटर। अच्छा आप मुझे बताएं, कोई एक मैटर यूजर्स के लिए बहुत अहम है, यूजर्स के लिए बहुत अहम है, गोइंग कंसर्न से रिलेट नहीं कर रहा, यूजर्स के लिए बहुत अहम, बता सकते हैं? बिल्कुल बता। कैसे? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा बताइए, आखिरी क्वेश्चन, 2 मिनट है, छोटा सा क्वेश्चन। यूजर के लिए सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना अहम है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट को भी अंडरस्टैंड करना अहम है? एग्री करते हैं दोनों को? इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा था। अगर कोई मसला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मसला नहीं कहना चाहिए, मैटर, अगर कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है और वो यूजर के लिए अहम है, लेकिन मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, कोई मैटर है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, यूजर्स के लिए अहम है, क्या करें? एमसीक्यू मैटर। अच्छा अब कोई मैटर है, मसला नहीं, यानी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं, ऑडिटर से रिलेट करता है और यूजर के लिए जानना अहम है। किस तरह? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल सुनो, ये की ऑडिट मैटर नहीं है, की ऑडिट मैटर नहीं, कोई और मैटर होगा, की ऑडिट मैटर नहीं है। एग्जांपल, हाँ, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं। आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी रियल देखे ना, शायद आपको पढ़ाया भी जाता होगा, उसमें सिर्फ इस साल की फिगर्स नहीं होती, पिछले साल कंपैरेटिव शाबाश। अच्छा मुझे यह बताइए, हमने एज ऑडिटर, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का हमने किया है, एज ऑडिटर इस साल की फिगर वेरीफाई करनी होती है कि दोनों सालों की? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्याल है दोनों सालों की फिगर्स वेरीफाई करते हैं? कितनों को ख्याल है जिनका ख्याल है 1 साल की फिगर वेरीफाई करते हैं? हम सिर्फ इस साल की फिगर वेरीफाई करते हैं, पिछले साल की फिगर हम वेरीफाई नहीं करते, ओपनिंग करते हैं ना। अच्छा ये कंसेप्ट गलत है। अगर आपके, अच्छा एक मिनट हरे, ओपनिंग वेरीफाई करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बैलेंस शीट की फिगर करते होंगे, इनकम स्टेटमेंट की तो नहीं ना करते। तो आप कह रहे हैं कि पिछले साल की फिगर, ओपनिंग की भी, लेकिन ओपनिंग की किस लिए? क्योंकि वो इस साल आ रही होती है। अब मैं ना आपको फर्क बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी अभी। हम पिछले साल की क्लोजिंग फिगर्स को वेरीफाई करने के लिए लायबल नहीं है, हम इस साल की ओपनिंग फिगर्स को वेरीफाई करने के लिए लायबल है, क्योंकि वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करती हैं। अब आप कहेंगे सर दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं आपका कि हमारा इस साल में जो जो फिगर आ रही है, एक एक फिगर के लिए हम जिम्मेदार है, पिछले साल की किसी फिगर के लिए हम जिम्मेदार। अगर कोई एक फिगर ऐसी है जो इस साल भी आ रही है और पिछले साल भी आ रही है, उसे हम वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे कि हमने पिछले साल की फिगर वेरीफाई करनी है, इसलिए कर रहे हैं कि वो इस साल की फिगर भी है। हम उसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि पिछले साल की फिगर। अच्छा आप देखें, आप थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए ना कि शायद ऑडिटर इस साल के साथ पिछले साल की फिगर भी वेरीफाई करता है, तो यूजर भी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकता है नहीं कि हमारे बारे में, ऑडिटर के बारे में, कि ऑडिटर वो हो सकता है पिछले साल की फिगर में मिस स्टेटमेंट है, वो हमारे खिलाफ केस फाइल कर दे, हो सकता है कि नहीं? अब यूजर को ये बात बता देनी चाहिए कि नहीं बताए कि पिछले साल की फिगर हमने नहीं ऑडिट की, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो दूसरी फर्म ने एबीसी ने की है,
ताकि केस करना उसके खिलाफ करो, हमारे खिलाफ ना करो। यूजर को बता देना चाहिए क्या ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, तो इसका मतलब ओपिनियन में नहीं जाएगा, ओपिनियन में नहीं बताएंगे। क्या ये गोइंग कंसर्न का इशू है, इसका मतलब इधर भी नहीं बताएंगे। क्या ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, इसका मतलब इधर भी नहीं बताएंगे, एमसीक्यू मैटर में भी। फिर किधर बताएंगे, अदर मैटर में। अदर मैटर, एमसीक्यू मैटर और अदर मैटर में फर्क ही यही है। हाँ के हाँ, ये किसने बताया, क्या क्या बता, दोबारा बताए दोबारा। एमसीक्यू मैटर कह रहे हैं सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा, और अदर मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं, ऑडिट से रिलेट करता होगा वो। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखा होगा, ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होगा। शाबाश शाबाश भाई को फौरन दे रहा है भाई, कुछ कुछ बात समझ आई। अच्छा, अगर कुछ तो इसका मतलब यह है, आज हमने ये सीखा, आज हमने तीन पैराग्राफ सीखे। एक मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एक एम्फसिस ऑफ मैटर, और एक अदर मैटर। एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर ये हल्की आंच पे सीखा है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग ये डिटेल में लिखा है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि ऐसे मैटर जो यूजर को बताने हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं तो एमसीक्यू मैटर में आएंगे, ऑडिट से रिलेट करते हैं तो अदर मैटर में आएंगे। तो की ऑडिट मैटर में क्या आएगा, की ऑडिट मैटर में क्या आएगा, ये कल पढ़ेंगे। शाबाश शाबाश। अच्छा, एक चीज सुन लें, नहीं एक आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा की ऑडिट मैटर के बाद अदर इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। किताब में तो इतना ही लिखा हुआ, पढ़ लेंगे। क्या अगर हम अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रैक्टिकली जो ऑडिट रिपोर्ट असल में यूज होती है, इश्यू हुई है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, उसके दो फायदे होंगे। एक तो आपको प्रैक्टिकली भी पता चल जाएगा, काम ड्राफ्टिंग भी अच्छी हो जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं, ये तो नहीं उधर कुछ और ही चीजें हो इधर कुछ और। तो आपको एक जो प्रैक्टिकली असल में फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है, हम इंशाल्लाह कल शेयर कर देंगे, क्योंकि आज अभी कंप्लीट ही ना किया, कंप्लीट हो तब, हाँ, ताकि आप तसल्ली से तब पढ़ लें। बिल्कुल ठीक है, कल इंशाल्लाह उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा, ये कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।